हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैग सीएपीएफ। सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम 2026 की नोटिफिकेशन आ चुकी है। वैकेंसीज आपको पता लग चुकी है। इस फोर्स को कितनी पोस्ट एलोकेट हुए हैं ये भी आप लोगों को पता है। अब समय क्या है प्रिपरेशन का। आपका एग्जाम कब है? 19 जुलाई 2026 को। कितनी ड्यूरेशन बची है? 5 महीने। क्या 5 महीने के अंदर सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम को क्वालिफाई किया जा सकता है? किया जा सकता है अगर आपकी स्ट्रेटजी सही है। क्योंकि यूनिफॉर्म जो है, अगर आपने यूनिफॉर्म का सपना देखा है, वो सपना छोटा नहीं है, तो उसके लिए स्ट्रेटजी भी छोटी नहीं लगेगी। बड़ी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, डेटा ड्रिवन होनी चाहिए, डेटा की बैकिंग होनी चाहिए, ट्रेंड एनालिसिस होनी चाहिए। उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी बनाओगे। तो मैंने क्या किया है, 17 सालों के पीवाईक्यू को एनालाइज करने के बाद आई हैव कम अप विद अ स्ट्रेटजी। उस स्ट्रेटजी में आप ये देखोगे कौन से वो 4 सब्जेक्ट्स हैं जो कि आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। उन सब्जेक्ट्स के अंदर भी कौन से वो टॉपिक है जहां से मैक्सिमम यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस तरह की स्ट्रेटजी मैं आज आप लोगों से डिस्कस करूंगा। और अल्टीमेटली मैं बता दूं, ये स्ट्रेटजी जो है रिपीटर्स के लिए ज्यादा कारगर है, क्योंकि अब उनको पता है असल में फोकस कहां करना है। जो सेकंड टाइमर है, थर्ड टाइमर है, या फिर मल्टीपल एग्जाम दे चुके हैं, मेरिट आउट भी है, तो उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद होगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अननेसेसरी चीजों पे अब टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। फर्स्ट टाइमर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है अगर आपको अपनी टाइम एंड एनर्जी बचानी है। ऑल्दो आई रिकमेंड फर्स्ट टाइमर्स टू रीड एज मच एज यू कैन, बट एट द सेम टाइम अगर आपको वैल्यू अपनी जो है, आपको जिस हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस हिसाब से अगर आपको वैल्यू लेनी है, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के अंदर सिर्फ पेपर 1 की स्ट्रेटजी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। पेपर 2 की स्ट्रेटजी कल आएगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। विल बिगिन विद अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज व्हाई 70% ऑफ द एस्पिरेंट्स फेल। क्योंकि आपको पता है रिजेक्शन रेट तो है ही इस एग्जाम के अंदर, जहां पे 3 से 4 लाख लोग जो हैं यहां पे अपीयर होते हैं, और उसमें से चुनिंदा बच्चे ही सिलेक्ट हो पाते हैं। कई बार तो वैकेंसी 350 होती है, 320 होती है, 250 होती है, एक बार तो 150 वैकेंसीज थी। तो इतने लाखों बच्चों में से सिर्फ इतने बच्चों का सिलेक्शन क्यों होता है और इतने ज्यादा बच्चे एस्पिरेंट फेल क्यों होते हैं? पहला रीजन ये है, बहुत सारे बच्चों को ये लगता है सर सिलेबस बहुत बड़ा है, सिलेबस वाइड है। नो डाउट, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम को हम एक मिनी आईएएस भी बोलते हैं। अगर इसमें बच्चा बहुत बेहतरीन करता है तो वो आईएएस एग्जाम को क्वालिफाई करने की भी कैपेबिलिटी रखता है। तो सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम का सिलेबस, स्पेशली द पेपर 1, अलाइंस विद द सिविल सर्विस एग्जाम। तो सिलेबस वाइडर है, लेकिन काफी लोगों को समझ में नहीं आता सर सिलेबस में कुछ वेग टर्म्स ही लिखी हुई हैं, मॉडर्न इन हिस्ट्री, एवरीडे साइंस, इस तरह की चीजें लिखी हुई हैं, तो आपको क्लैरिफाई नहीं हो पाता। तो इसमें आपको करना क्या है, ब्लाइंडली वो फॉलो नहीं करना है। अगर कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो आपको वहां पे पीवाईक्यू जरूर करना है। आप पीवाईक्यूज को वहां पे फॉलो करोगे ताकि आपको क्लैरिटी आ सके। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन क्या है जो बच्चे फेल हो जाते हैं, सारे सब्जेक्ट्स को करने लग जाते हैं। सभी सब्जेक्ट्स को सेम टाइम नहीं देना है, ये मैं आज आपको बताऊंगा क्यों नहीं देना है। क्योंकि मैक्सिमम वेटेज जो है आपका सिर्फ 4 सब्जेक्ट से आ रहा है, वो सब्जेक्ट्स मैं आपको बताऊंगा। तो हर एक सब्जेक्ट को इक्वल टाइम ना दे, अभी भी समय है, स्ट्रेटजी चेंज कर सकते हो थोड़ा सा, आप उन्हीं सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस कर सकते हो जो ज्यादा रिवॉर्डिंग है। तीसरी गलती जो बच्चे करते हैं, मॉक टेस्ट तो दे रहे हैं, ब्लाइंडली दे रहे हैं, नंबर ऑफ टेस्ट दे रहे हैं, लेकिन मॉक टेस्ट से आप सीख क्या रहे हो? मॉक टेस्ट से क्या आपने पता लगाया कि आपकी एक्यूरेसी क्या है? आपको सब्जेक्ट वाइज आपकी एक्यूरेसी पता है कि आपकी मॉडर्न हिस्ट्री में कितनी एक्यूरेसी है, साइंस में क्या एक्यूरेसी आ रही है, और अल्टीमेटली क्या आप देख रहे हो कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से मैं कितना स्कोर लेके आ रहा हूं? तो ये सारी चीजें आप देख नहीं रहे। दूसरा, आप रीजन फाइंड आउट नहीं कर रहे कि मैं गलती कहां कर रहा हूं, और ये भी नहीं देख रहे हो अल्टीमेटली कि एग्जाम होने के बाद आप एनालाइज भी नहीं कर रहे हो। 1.5 से 2 घंटा आपने वो मॉक दिया और बस खत्म, मार्क्स देख के आप रह जाते हो, सीखा तो कुछ है नहीं। तो मॉक्स, ब्लाइंड मॉक्स देने से भी कोई फायदा नहीं है अनलेस अनटिल आप सही तरीके से उसको यूज ना कर रहे हो। फिर है कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स, साइंस एंड ज्योग्राफी, इन सब्जेक्ट्स को आप नेग्लेक्ट कर रहे हो। ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहां से मैक्सिमम वेटेज आपको मिलता है एग्जाम के अंदर। अगर आप देखोगे, साइंस का वेटेज है 26 कुछ परसेंट है, ज्योग्राफी का वेटेज 25 कुछ परसेंट है। तो आधा एग्जाम के अंदर अगर मैं क्वेश्चन देखूं तो इन्हीं 2 सब्जेक्ट से आ रहे हैं, और इनको आप नेग्लेक्ट कर रहे हो क्योंकि इनके अंदर कॉन्सेप्ट लगता है, इनके अंदर आपको लॉजिक लगाना पड़ता है, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए चीजों की। और आप लोगों को लगता है सर इतना टाइम मेरे पास नहीं है, ना ही मेरा दिमाग है इतना कि मैं इन सभी चीजों में इन्वेस्ट कर सकूं। तो वो क्या करते हैं बच्चे, हिस्ट्री रटना शुरू कर देते हैं, करंट अफेयर्स के पीछे लग जाते हैं, डिफेंस करंट अफेयर्स, कंप्यूटर, ठीक है, इकोनॉमी के करंट अफेयर, बजट पढ़ना शुरू कर देते हैं, सारी चीजें करना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत नहीं है। इसको नेग्लेक्ट करके उन चीजों पे फोकस करोगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, नॉन नेगोशिएबल है। दीज 2 सब्जेक्ट्स यू नीड टू वर्क ऑन। नाउ स्मार्ट अप्रोच क्या है, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। 17 साल के पीवाईक्यू डिस्कस करूंगा, उसके बाद बताऊंगा कौन से वो 4 सब्जेक्ट है
जिस पे फोकस करना है। एक आपको एक्यूरेसी बताऊंगा कि कितनी एक्यूरेसी के हिसाब से आपको कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, जो बार बार वीडियोस लोग बनाते हैं कि सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं फाइनल एग्जाम के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन योर एक्यूरेसी। अगर एक्यूरेसी 60% है, 70% है, 75 है, 80 है, 85 है, उस हिसाब से आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। आगे देखते हैं, फोकस ऑन हाई दिस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट्स। ये भी आपको बताऊंगा किस सब्जेक्ट्स में ज्यादा रिटर्न है और उस पर कितना फोकस करना चाहिए, राइट। आगे चलते हैं, कुछ चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो है एग्जाम की रियलिटी। अगर ये नहीं पता तो कोई फायदा नहीं है इस एग्जाम में उतरने का, क्योंकि ये एक बैटलफील्ड है और बैटलफील्ड में 3 से 4 लाख लोग इसके अंदर लड़ने आएंगे। कट थ्रोट कंपटीशन है, यू कैन नॉट नेग्लेक्ट एनी दिस सिंगल एस्पेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जाम। आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए, स्टेजेस के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। ये फ्रेशर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। 3 स्टेज होती है इसके अंदर। पहला है रिटर्न स्टेज 450 मार्क्स का, जिसके अंदर पेपर 1 जो है आपका 250 नंबर का है और पेपर 2 आपका 200 नंबर का है। बहुत सारे लोग सिर्फ पेपर 1 प्रिपरेशन में लगे रहते हैं, पेपर 2 भी इक्वल ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 50 नंबर का गैप है। पेपर 2 के अंदर भी पीपल आर स्कोरिंग 130 और पेपर 1 के अंदर भी बच्चों के 80 मार्क्स तक नहीं आते। तो अंडरस्टैंड द गैप। अगर सही से प्रिपरेशन करोगे पेपर 2 के अंदर, वो भी रिवॉर्डिंग है, वो भी आपको मिलेगा। पेपर 1 में अननेसेसरली टाइम डिवोट करने से भी कुछ भला नहीं होगा, पेपर 2 में भी बहुत ज्यादा टाइम डिवोट करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। अब देखते हैं सेकंड स्टेज जो कि है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। उसमें मेडिकल भी आपका होता है, ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होता है। थर्ड स्टेज है पर्सनालिटी टेस्ट जो कि 150 नंबर का होता है। इसके अंदर भी हमने देखा है कि बहुत ज्यादा गैप रहता है बच्चों को, जहां पे 65 75 मार्क्स मिलते हैं और दूसरी तरफ 130 नंबर भी मिल रहे हैं। तो कई बार 50 से 60 नंबर का भी गैप इसके अंदर हो जाता है अंडर दिस थर्ड स्टेज पर्सनालिटी टेस्ट के अंदर। तो किसी भी स्टेज को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। फिजिकल की भी तैयारी करनी पड़ेगी और 1 साल की जर्नी है, इसी हिसाब से पूरी होगी। डेडिकेशन से काम करना है और एक एक्यूरेट स्ट्रेटजी आपको बनानी है। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है 600 नंबर की। हाल फिलहाल में आपको देखा होगा कि 2024 के अंदर तो कट ऑफ आपकी कितनी थी, 2024 के अंदर कट ऑफ आपकी 311 नंबर थी, राइट। तो 325 उससे पहले थी। तो इस हिसाब से कट ऑफ जो है अब डिक्रीज हो रही है। पहले कट ऑफ 345 तक भी जा चुकी है, अब डिक्रीज हो रही है क्योंकि टफनेस जो है क्वेश्चंस का वो बढ़ रहा है। तो ये भी एक आपके सामने रीजन है। तो अब इसके बाद मैं बताता हूं कि सब सेफ स्कोर क्या है, व्हाट शुड बी द सेफ स्कोर ऑफ पेपर 1। पेपर 1 के लिए सेफ स्कोर क्या होगा? सेफ स्कोर देखो, जनरली मैं आपको बताता हूं, आपको 140 प्लस जो है वो एम करना चाहिए। 140 प्लस शुड बी द टारगेट। क्यों करना चाहिए? क्योंकि कई बार कट ऑफ फ्लक्चुएट करती है। 140 नंबर तक आपको जाना है, लेकिन कई बार मैंने देखा है बच्चे 127 नंबर में, 130 नंबर में क्वालिफाई कर रहे हैं। तो उन्होंने बेहतर किया होगा शायद पेपर 2 के अंदर या फिर इंटरव्यू के अंदर। इसमें आप ये नहीं लिख सकते कि एक बहुत ब्लाइंड रूल है कि 140 ही आनी चाहिए, कम भी हो सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कम स्कोर करके भी पेपर 1 में क्वालिफाई किया है। उनका लक था, शायद इंटरव्यू में बहुत अच्छा कर दिया हो या प्रिपरेशन इंटरव्यू की अच्छी की हो, पेपर 2 में बहुत अच्छा कर दिया हो। तो हर एक कैंडिडेट के साथ ऐसा नहीं होता, कुछ लकी वंस होते हैं। बट जनरली सेफ स्कोर 140 आएंगे कैसे? अगर मैं बताऊं आपको 140 नंबर आपके कैसे आ सकते हैं, अगर आपकी ठीक ठाक एक्यूरेसी है, इफ यू हैव एन एक्यूरेसी ऑफ 80%, अगर 80% की आपकी एक्यूरेसी है, तो 80% की अगर आपकी एक्यूरेसी है तो आप 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। और सपोज आपके 75 ठीक हो जाते हैं तो 150 नंबर आपके यहां से बन गए। उसके साथ 20 आपके गलत हो गए तो 20 इंटू 0.67, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है इसके अंदर, तो 1/3 क्या हो गया 2 नंबर का 0.67। तो टोटल आपके 13.4 नंबर जो है वो नेगेटिव में जाएंगे और आपका स्कोर बनेगा 136.6। तो आप जो है कट ऑफ क्लियर कर जाओगे। अभी तक इतनी ज्यादा पेपर 1 की कट ऑफ नहीं गई है, इट्स अ वेरी गुड स्कोर। अब ये आपको पता चल गया कि पेपर 1 का सेफ स्कोर क्या होने वाला है, स्टेजेस क्या है एग्जाम की। अब हम देखते हैं कि सर असल में आप जो पीवाईक्यू की स्ट्रेटजी बता रहे थे कि पीवाईक्यू को कैसे एनालाइज करना है, पिछले 17 सालों का डेटा कैसे आपने डिकोड किया है और इससे क्या पता चलेगा। एक बहुत बड़ी रिवोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं, 2009 से 2025 के बीच जो हमने पीवाईक्यू एनालाइज किया है उससे क्या आपको पता चलेगा। 1394 पीवाईक्यू एनालाइज किए हैं 17 सालों के। उसके अंदर 4 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं। 1264 क्वेश्चन जो है इन्हीं सब्जेक्ट से आ रहे हैं, सिर्फ 4 मैक्सिमम वेटेज है। और ये कौन से 4 सब्जेक्ट्स हैं? सब्जेक्ट्स आप लोगों के सामने हैं। पहला है ज्योग्राफी, जिसके अंदर अगर हम देखें 1394 में से 25% क्वेश्चन ज्योग्राफी और एनवायरमेंट से आए हैं। दूसरा पॉलिटी देखिए 16% का वेटेज है। साइंस देखिए 26.6% का वेटेज है। हिस्ट्री देखिए 22.6% का वेटेज है। अदर्स कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आजकल तो हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। नाउ सी
इकोनॉमी भी एक राइजिंग ट्रेंड के अंदर जा रहा है, एक राइजिंग ट्रेंड हमें इकोनॉमी में दिख रहा है। वहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस वी आर विटनेसिंग फ्रॉम स्कीम्स लाइक वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स, इवन मेंशन्ड इन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, वहां से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। और कुछ अदर्स सब्जेक्ट्स भी देखे तो कंप्यूटर नया इंट्रोड्यूस हुआ है, तो वो सब्जेक्ट्स भी आपको यहाँ पे देखने हैं। तो दीज आर द सर्टेन सब्जेक्ट्स विच यू नीड टू फोकस। कौन से चार वो सब्जेक्ट्स है, बिग 4 सब्जेक्ट्स है विच यू कैन नॉट नेग्लेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 90% क्वेश्चन पिछले 17 सालों के अंदर इन चार चीजों से आए हैं। 90%, 1364 में से 90% चार सब्जेक्ट्स है, तो इनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, नॉन नेगोशिएबल है। आप ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, हिस्ट्री में से, जैसे हिस्ट्री में से 11% जो है 22 में से वो मॉडर्न हिस्ट्री का शेयर है, बाकी जो बचा हुआ एंशिएंट और मिडाइवल है। अब मैं एंशिएंट और मिडाइवल में से अगर आप मुझे बोलोगे सर मुझे कुछ नेग्लेक्ट करना, छोड़ना है, मेरे पास टाइम कम है, मैं कहूंगा मिडाइवल छोड़ दो, एंशिएंट फिर भी करो, क्योंकि प्रेजेंट गवर्नमेंट का फोकस किस पे है, मोर ऑन द एंशिएंट हिस्ट्री। तो इसलिए एक रीजन ये हो सकता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट थिंग इज सब्जेक्ट प्रायोरिटी मैट्रिक्स। देखो आपको अपनी प्रिपरेशन में एक चीज ध्यान रखनी है कि मुझे टॉपिक्स को कैसे सेग्रीगेट करना, सब्जेक्ट को कैसे सेग्रीगेट करना है, क्योंकि जितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की तरफ चलोगे, कितना आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, उसका मुझे क्या मिला है इन रिटर्न, तब तक आप सही डायरेक्शन में नहीं जाओगे। ब्लाइंडली पढ़ने से 6 घंटे 7 घंटे ये स्टोरियां सुनने से कुछ फायदा होने वाला नहीं। आपको फायदा कब होगा, जब आपको पता चलेगा कि कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, किसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, उसमें मैं कितना टाइम दूं। 7 घंटे सिर्फ मिडिवल हिस्ट्री पढ़ोगे तो कोई भला नहीं होगा आपका। आपका भला तभी होगा जब आप इन सब्जेक्ट को पढ़ोगे जहां मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और वहां पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। सबसे पहला क्रिटिकल प्रायोरिटी पे मैं जो चीज रखता हूं, सी द क्रिटिकल प्रायोरिटी क्या रहेगी आपकी, वो है these two subjects। एक तो ज्योग्राफी एनवायरमेंट प्लस पॉलिटी, यू कैन नॉट नेग्लेक्ट these two subjects। इसको छोड़ ही नहीं सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते, पहला रीजन क्योंकि ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट मैंने बताया पिछले 17 सालों के अंदर 25% क्वेश्चन यहीं से आए, पॉलिटी के अंदर पिछले 17 सालों के अंदर 16% क्वेश्चन यहां से आए हैं। तो आप क्या कर सकते हो, अपनी स्टडी का 50% टाइम आप यहां लगा सकते हो। 50% वो बच्चे लगाएंगे जो फर्स्ट टाइमर्स है, अगर रिपीटर्स हैं उनको पता चल गया ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है और मैं इस लेवल पर हूं इसकी प्रिपरेशन में, इन सब्जेक्ट्स में ये पॉइंट रहते हैं, तो आप इस हिसाब से इस टाइम को ट्वीक कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइमर्स के लिए एटलीस्ट 50% ऑफ योर स्टडी टाइम शुड बी गिवन टू दिस सब्जेक्ट्स। अगर आप दिन में 8 घंटा 10 घंटा पढ़ते हो तो 50% टाइम साहब इसमें दीजिए। पेपर 1 की प्रिपरेशन का जितना भी टाइम है, पेपर 1 की प्रिपरेशन का 50% टाइम इनके लिए जाना चाहिए अगर फर्स्ट अटेम्प्टर हो। सेकंड देखिए हाई प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स कौन से हैं, सब्जेक्ट लाइक मॉडर्न हिस्ट्री एंड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर भी देयर इज अ टॉपिक कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हालांकि फिजिकल केमिस्ट्री भी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी है, मैं नहीं कह रहा ज्यादा फोकस उस पर कीजिए क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री से 11.5%, केमिस्ट्री से 10.2%। दोबारा मैं बता देता हूं, ये डेटा जो है पिछले 17 सालों के अंदर जो क्वेश्चन आए हैं उसमें से वेटेज बता रहा है। तो दैट इज देयर। नाउ कमिंग टू मीडियम प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, जिसमें इकोनॉमी जो कि राइजिंग ट्रेंड है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, इन सब्जेक्ट्स को भी आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे 15 से 20% आप टाइम दे सकते हो अगर आप फर्स्ट टाइमर हो। उसके बाद स्टैंडर्ड प्रायोरिटी देखें तो 5% टाइम यू कैन गिव टू एंशिएंट एंड मिडाइवल। आई वुड सजेस्ट यू टू गिव मोर टाइम टू एंशिएंट हिस्ट्री। अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो आप मिडिवल हिस्ट्री को लूसेंट से प्रिपेयर कर सकते हो। यू कैन सी द क्रोनोलॉजी ऑल्सो, यू कैन सी द बुक्स रिटन बाय सर्टेन पोएट्स, किन किन पोएट्स ने क्या क्या बुक्स लिखी है वो इंपॉर्टेंट है। तो फैक्चुअल नॉलेज आप जो है वहां से इकट्ठा कर सकते हैं। बहुत ज्यादा प्रिपेयर करने की जरूरत इसमें नहीं है क्योंकि इसकी लो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है, कोई ज्यादा फायदा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ज्योग्राफी प्लस पॉलिटी 41% आपका पेपर यहीं से सेट हो रहा है। यू कैन नॉट नेग्लेक्ट इट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट थिंग इज, अब हम सब्जेक्ट वाइज जो है देखेंगे कि सब्जेक्ट वाइज हमें क्या प्रिपरेशन करनी है, कौन सी बुक फॉलो करनी है, कितना टाइम देना है, कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं, ये सारी चीजों पे हमें फोकस करना। सबसे पहले ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट है। देखिए इसको हम किंग मेकर भी बोल सकते हैं क्योंकि अगर फाइनल एग्जाम में वेटेज देखें तो 25% तक तो ज्योग्राफी एनवायरमेंट से आ रहा है। क्वार्टर of the questions in the final exam of paper 1 comes from this geography and environment। अब 353 क्वेश्चन पिछले 17 सालों के एनालाइज करने के बाद हमें पता चला है कि हर साल 25 क्वेश्चन ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट से आ रहे हैं और इसका पोटेंशियल अगर हम देखें 50 नंबर तक की इसकी औकात है। उसके बाद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फैक्टर भी अच्छा खासा है क्योंकि अगर आप इसको पढ़ोगे कंसेप्ट क्लैरिटी आएगी तो आपके ठीक होने के चांसेस भी ज्यादा हैं, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेटर है। अब इसके लिए रिसोर्सेज क्या आपको फॉलो करने हैं। पहला रिसोर्स जो कि नॉन नेगोशिएबल है एनसीईआरटी, 6 से 12th क्लास की एनसीईआरटी यू कैन नॉट नेग्लेक्ट, सारी पढ़नी है, 100% एसेंशियल है। एनसीईआरटी पढ़ ली, जीसी लोग भी छोड़ सकते हो और दूसरी जो बुक है बहुत सारी सविंदर सिंह बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, जरूरी नहीं है। तो एनसीईआरटी इज मस्ट, ये नहीं किया तो काम होगा नहीं। जीसी लोग पढ़ सकते हो फॉर क्लाइमेटोलॉजी,
एटलस आप फॉलो कर लीजिए, या तो ऑक्सफोर्ड या फिर ब्लैक स्वैन। डेली मैपिंग करनी है एटलीस्ट, जो भी न्यूज़ेस आपकी इस हिसाब से आ रही है जो इंपॉर्टेंट है और रिकरेंट है, बार बार आ रही हैं न्यूज़पेपर के अंदर, तो वो प्लेस इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्लेसेस इन न्यूज को कोशिश कीजिए आप मैप में देखिए। करंट अफेयर्स पिछले 12 महीने का विद रिस्पेक्ट टू ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट, प्लेसेस इन न्यूज को बार बार देखिए। अब हम आते हैं कि ज्योग्राफी के अंदर भी डिवीजन है, कौन से वो सब्जेक्ट है जिसमें मैक्सिमम फोकस करना चाहिए। अगर आप किसी दूसरी चीज पे ज्यादा फोकस कर रहे हो और उस पर रिटर्न इन्वेस्टमेंट इतना नहीं है, तो आप उसको छोड़ सकते हो। अगर आपको लगता है सर मेरे पास टाइम कम है, तो टाइम कम है तो आप क्या कीजिए, पहले जहां पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, जहां से यूपीएससी का फोकस ज्यादा है, उस पर ज्यादा फोकस कीजिए। अगर आपका टाइम बच जाता है तो आप इन क्वेश्चंस पे भी जो है, इन टॉपिक्स पे भी अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि होना तो यही चाहिए, राइट। जिस पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है वहां पे टाइम ज्यादा लगाइए। सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी देख लेते हैं, कौन से वो सब्जेक्ट्स हैं, कौन से वो टॉपिक्स हैं जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं। माउंटेन्स, रिवर, रॉक्स, टेक्टोनिक्स एंड क्लाइमेट, यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। कितने क्वेश्चन, 165 क्वेश्चन जो है आउट ऑफ 353 क्वेश्चंस केम फ्रॉम ओनली फिजिकल ज्योग्राफी, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इंडियन ज्योग्राफी आती है, स्टेट्स, रिवर्स, एग्रीकल्चर, रिसोर्स, ट्रांसपोर्ट, यहां से 61 क्वेश्चन आए हैं पिछले 17 सालों के अंदर। एनवायरमेंट देखें तो बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन, कन्वेंशंस, ओके, क्लाइमेट चेंज, ये कन्वेंशंस जो होते हैं, ये समिट्स जो होते हैं, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ल्ड ज्योग्राफी से 27 क्वेश्चन, ह्यूमन ज्योग्राफी से और क्लाइमेटोलॉजी से 23 क्वेश्चन। देखो क्लाइमेटोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन ज्योग्राफी एक बुक है क्लास 12 की, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, उसको पढ़िएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी 27 क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं, ये भी आपको प्रिपेयर करना है, तो दैट इज देयर। तो आपको क्या करना है इसके अंदर भी, ज्योग्राफी के अंदर भी, अगर आप जो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, वट एवर टाइम यू आर इन्वेस्टिंग, 50% ऑफ योर स्टडी टाइम, राइट, ज्योग्राफी और पॉलिटी में कर रहे हो, तो उसमें ये देखना है कि 70% तक मुझे अपना टाइम जो है फिजिकल ज्योग्राफी को देना है मैक्सिमम। हालांकि किसी भी टॉपिक को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द टाइम यू नीड टू रीड द फिजिकल ज्योग्राफी, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी इज कंपैरेटिवली टू फिजिकल ज्योग्राफी इज इजी। रिमेंबरेंस बेस्ड है, याद है तो आंसर लिख दोगे, बट हियर अ कॉन्सेप्ट इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा, यहाँ पे रिमेंबरेंस लगेगी, ठीक है। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पे रिमेंबरेंस लगेगी, ये सब याद करने वाले हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी पे रिमेंबरेंस लगेगी, ह्यूमन ज्योग्राफी पे रिमेंबरेंस, क्लाइमेटोलॉजी पे कॉन्सेप्ट लगेगा, राइट, दैट इज देयर। नाउ नाउ कमिंग टू अनदर एस्पेक्ट, नेक्स्ट सब्जेक्ट देते हैं पॉलिटी। पॉलिटी की क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, सबसे पहले वेटेज देखिए, वेटेज कितना है 16%। 225 क्वेश्चन पिछले 17 सालों के अंदर आए हैं। एवरेज देखे तो 8 से 20 क्वेश्चन का एवरेज है, लेकिन लास्ट ईयर 8 क्वेश्चन आए थे सिर्फ, और 2020 के अंदर 19 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 8 से 20 के बीच में फ्लक्चुएट करता रहता है, लेकिन ज्योग्राफी हाल फिलहाल में हमने देखा है ट्रेंड इज ऑन डिक्लाइन। बट हमें कभी नहीं पता किस सब्जेक्ट से कभी ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कभी कम पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए यूपीएससी को अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन बोलते हैं। तो कभी भी प्रोडिक्ट नहीं कर पाओगे, लेकिन भाई ट्रेंड तो ये बता रहा है कि अच्छे खासे क्वेश्चन पॉलिटी से आते थे, अभी भी आ रहे हैं, आने वाले फ्यूचर में और आ सकते हैं। तो वी कैन नॉट नेग्लेक्ट द ट्रेंड दैट इज देयर। बुक क्या पढ़नी है, लक्ष्मीकांत, दैट इज द बाइबल। इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसको तो भूलना ही नहीं है, लक्ष्मीकांत को नहीं छोड़ सकते, यही बुक पढ़नी है। अगर किसी की फाउंडेशन ही गड़बड़ है, जैसे फर्स्ट टाइमर है, एनसीईआरटी रीड नहीं की है, तो आप रीड कर सकते हो। हालांकि जो एग्जाम में आएगी चीजें वो लक्ष्मीकांत से आने वाली है। एनसीईआरटी से आपको ये फायदा मिल सकता है कि आपको कुछ एग्जाम्पल दिए जाएंगे, केस स्टडी दी जाएगी, एनालॉजी दी जाएगी विद एग्जाम्पल, कुछ स्टोरी से समझाया जाएगा कि असल में चीजें होती क्या है, फंडामेंटल राइट्स ही क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कब उसका आइडिया कंसीव किया गया था, ये सारी चीजें जो हैं आपके सामने है, ठीक है। एनसीईआरटी क्लास 9 to 12 पढ़ सकते हो। करंट अफेयर्स को आपको रिलेट करना ही है, रिसेंट अमेंडमेंट हो गया, बिल्स हो गए, लैंडमार्क जजमेंट होगी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की पिछले 5 सालों की, पढ़नी है। अब आते हैं कौन से हाई यील्ड टॉपिक हैं पॉलिटी के अंदर भी। तो पॉलिटी भी ऐसे अंधाधुंध नहीं पढ़नी है, वो टॉपिक ज्यादा पढ़ने हैं जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन मिल रहा है। तो लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। 84 क्वेश्चन आए हैं पिछले 17 सालों के अंदर, 733 और 37% वेटेज यहां से आ रही है। उसके बाद देखिए लेजिस्लेचर के अंदर भी पावर, प्रोसीजर, बिल, सेशन, कमेटी एंड स्पीकर से क्वेश्चन आ रहे हैं। देन सी कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे बेसिक एंड फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पूछा है। तो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, अमेंडमेंट एंड शेड्यूल, अंडरस्टैंड दिस। कई लोगों को ये नहीं पता चलता सर पॉलिटी पढ़ें कैसे। लक्ष्मीकांत तो सोर्स पता चल जाता है, लेकिन उनको ये नहीं पता चलता कि सर असल में कौन सी टॉपिक्स पे फोकस करना है। वो मुझसे यही पूछते रहते हैं सर चैप्टर्स कहां तक पढ़ने हैं, चैप्टर नंबर 50 तक पढ़ूं, 60 तक पढ़ूं, कहां से पढ़ूं, पीछे अपेंडिक्स पढ़ना है नहीं पढ़ना है। तो अंडरस्टैंड दिस, ये हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं, ये आपको छोड़ने ही नहीं है। अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ने जा रहे हो तो स्पेसिफिकली इन टॉपिक्स पे ज्यादा आपको फोकस करना है।
उसके बाद जुडिशियल सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू, पीआईएल, रिट। फिर आते हैं आपके गवर्नेंस से क्वेश्चन, फिर आपके एग्जीक्यूटिव से, फिर आपके फेडरलिज्म से। यहां से क्वेश्चन आपके ज्यादातर आ रहे हैं। तो जो चीज आपको नहीं छोड़नी है वही है लेजिस्लेशन प्लस कॉन्स्टिट्यूशन। 63.5% क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं पॉलिटी में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक और चीजें जो हाल फिलहाल में चली है, यूपीएससी अब अमेंडमेंट्स पे क्वेश्चन पूछ रहा है और लैंडमार्क जजमेंट पे ज्यादातर क्वेश्चन पूछ रहा है। पिछले 5 सालों की लैंडमार्क जजमेंट आपको पता होनी चाहिए। आपकी रिमेम्बरेंस नॉलेज भी यहाँ पे जो है चेक होती है। आपको फंडामेंटल राइट्स पता होने चाहिए, कौन से आर्टिकल में कौन सा फंडामेंटल राइट है, या डीपीएसपी है, या फिर आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज है। यहां से भी आपकी जो है रिमेम्बरेंस पावर चेक होती है। अगला जो टॉपिक है, अगला जो सब्जेक्ट है आपका, वो है हिस्ट्री स्ट्रेटेजी। 22% तक क्वेश्चन पिछले 17 सालों के अंदर हिस्ट्री से आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए 22 में से 11% मॉडर्न हिस्ट्री से है। 161 क्वेश्चन जो है आउट ऑफ 315 क्वेश्चन आस्क्ड इन हिस्ट्री कम्स फ्रॉम ओनली मॉडर्न हिस्ट्री, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मॉडर्न हिस्ट्री में से भी कुछ चुनिंदा टॉपिक्स है जहां से ज्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये आप देखिए डिक्रीजिंग ट्रेंड के अंदर है, ब्रिटिश रूल एंड एडमिनिस्ट्रेशन सबसे ज्यादा, उसके बाद सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स, फिर उसके बाद गांधीयन एरा, फिर फ्रीडम मूवमेंट। और इसके लिए रिसोर्स क्या होगा, स्पेक्ट्रम, यही पढ़नी है, कुछ अलग नहीं पढ़ना है। एंशिएंट हिस्ट्री देखें, 88 क्वेश्चन आए हैं आउट ऑफ 315, वेटेज है 6.3। और इसका जो ट्रेंड देखिए डिक्रीजिंग ट्रेंड में कौन कौन से टॉपिक ज्यादातर आ रहे हैं, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म सबसे ज्यादा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, देन मौर्यन पीरियड, देन वैदिक कल्चर। इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। रिसोर्स इसका एक ही है, एनसीईआरटी। जिसने तमिलनाडु अभी तक फॉलो किया है वो इसी को फॉलो करे। और जो एनसीईआरटी फॉलो कर रहा है, अगर किसी ने आर एस शर्मा पढ़ी है, अगर कोई सिविल सर्विस का एस्पेरेंट है, वो शुरुआत से आर एस शर्मा पढ़ रहा है, तो आप थीम्स पे आप स्विच मत कीजिए। लेकिन कोई फ्रेशर है तो वो थीम्स पढ़िए अब, क्योंकि थीम से कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने देखा है जो टेबल्स होती हैं या कॉलम्स होते हैं बुक के अंदर, कलरफुल कॉलम्स होते हैं, वहां से यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है थीम्स से। तो आर एस शर्मा ओल्ड एनसीईआरटी अगर कोई पहले से फॉलो करता आ रहा है तो इसी को फॉलो कर लीजिए अलोंग विद द पीवाईक्यूज। ऐसे ही मिडिवल हिस्ट्री है, तो मिडिवल हिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आर्ट एंड कल्चर, मुगल एम्पायर, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स, दिल्ली सल्तनत। और उसके बाद देखिए रिसोर्सेज क्या होंगे एनसीईआरटी की, सतीश चंद्रा, पुरानी बुक है, ओल्ड एनसीईआरटी है, ये फॉलो कर सकते हो। और थीम्स भी इसके अंदर फॉलो कर सकते हो। इट डिपेंड्स अपॉन वट एवर सोर्स यू हैव पिक्ड राइट नाउ। अगर आपने ओल्ड एनसीईआरटी से स्टार्ट किया, स्टिक टू इट। अगर आपने तमिलनाडु बोर्ड से स्टार्ट किया, स्टिक विद इट। मल्टीपल सोर्सेज नहीं चलेंगे, ठीक है। अगर आपने थीम से स्टार्ट किया है, स्टिक विद इट, उसी के साथ रहिए, राइट। तो मॉडर्न हिस्ट्री पे मैक्सिमम टाइम देना है 60%, फिर मिडाइवल पे, फिर एंशिएंट पे, ठीक है। इतना समझ में आता है। तो मैं आपकी जो क्यूरियोसिटी है या फिर आपकी जो प्रॉब्लम्स है विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट्स वेटेज या फिर कहां से क्या पढ़ना है, वो भी मैं साथ के साथ रिजोल्व कर रहा हूं। तो इसको मजाक मत समझना, डेटा ड्रिवन है, ट्रेंड के हिसाब से है, आपको ये फॉलो करना ही पड़ेगा। जब तक ये फ्रेमवर्क दिमाग में नहीं छपेगा, यू वुड नॉट बी इन द रेस, समबडी विल इंप्लीमेंट दिस। और लोगों ने जिसने इंप्लीमेंट किया है उन लोगों को इसमें रिवॉर्ड मिल रहा है, एवरीबडी इज गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ अ रिवॉर्ड इन इट। अगर आप लोग स्टिक नहीं करोगे, ऐसे तो अभी भी हाल फिलहाल के अंदर मैं देखूंगा ढेर सारी स्ट्रेटजी आएंगी, बट दिस डेटा ड्रिवन स्ट्रेटजी विल नोबडी विल गिव यू, मैनी विल गिव यू स्लोगन्स, मैनी विल बेसिकली सेल यू ड्रीम्स। बहुत सारे इमोशंस के साथ आपके साथ खेला जाएगा। बरसाती मेंढक विल कम इनटू द पिक्चर, दे विल मेक वीडियोस, ऑल दोस थिंग्स विल हैपन, बट यू नीड टू गेट अवे फ्रॉम दैट नॉइज। वो आपको सब चीजें कराएंगे, आपको बस पढ़ने नहीं देंगे। तो यहाँ पे पढ़ना खुद भी खुद आपको ही है। अगर आप वीडियो देखोगे तो वीडियो से भी कोई ज्यादा भला होने वाला नहीं है। यू नीड टू रीड दैट बोरिंग बुक अगेन एंड अगेन, दैट इज द मेन मूल मंत्रा। जो लोग सिलेक्ट हो रहे हैं और जो नहीं हो रहे हैं उनमें एक ही डिफरेंस है, जो सिलेक्ट हो रहे हैं वो पढ़ रहे हैं सही डायरेक्शन में, कॉन्टिन्यूसली, कंसिस्टेंसी से। आप लोग क्या करते हो, 2 दिन पढ़ लिए तो आपको कुछ नया चाहिए, ये सोर्स मेरे लिए बोरिंग हो चुका है, कुछ नया, कोई नई स्ट्रेटजी बता दे टीचर पे। हर दूसरे दिन कोई नई स्ट्रेटजी आती है, 265 डेज, 100 डेज, 50 डेज, 30 डेज, लास्ट मंथ तक भी स्ट्रेटजी ऐसे ही आती रहेगी। नाउ साइंस एंड स्ट्रेटजी, साइंस की स्ट्रेटजी देखें, हिडन गोल्ड माइन है। 26% तक यहां तक आपके क्वेश्चन आ रहे हैं फाइनल एग्जाम के अंदर, 26% का वेटेज है। सी, अब इनके अंदर भी कौन से सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग सब्जेक्ट्स है, केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स जहां से सबसे ज्यादा आ रहे हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर फिजिकल केमिस्ट्री, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री यू कैन नॉट नेग्लेक्ट। अब इसके लिए आपको एक चीज ये देखनी है कि रिसोर्सेज क्या होंगे। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, प्लस एक लूसेंट की बुक आती है जनरल इंग्लिश की, वो पढ़ लो। प्लस फिजिक्स में देखिए 122 क्वेश्चन फिजिक्स से आ रहे हैं,
मैकेनिक्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, ऑप्टिक्स एंड लाइट से, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से। और ये आप देखिए वेटेज के हिसाब से जो है मैंने इनको अलाइन किया है, सबसे ज्यादा जो वेटेज है जिस सब्जेक्ट की वो सबसे ऊपर रखा है। फिर आपका बायोलॉजी आता है 107 क्वेश्चन, ह्यूमन फिजियोलॉजी, सेल बायो प्लस जेनेटिक्स, प्लांट बायोलॉजी 25 क्वेश्चन, इस हिसाब से क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। अब ध्यान से देखो, केमिस्ट्री में आपको फोकस करना एलिमेंट, कंपाउंड, एलओए, ओर्स एंड रिएक्शन, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स पे। फिर आपको दोबारा से फिजिक्स के अंदर भी कॉन्सेप्ट बनाने हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स भी पिछले 2-3 साल से आ रहे हैं। लॉज ऑफ मोशंस आपको देखना है, लाइट, साउंड एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट, यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। बायोलॉजी पे सिस्टम्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया, फिर डिजीज से क्वेश्चन आ रहे हैं, विटामिन से, सेल स्ट्रक्चर्स आर मस्ट, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन जनरली आस्क्ड फ्रॉम साइंस। तो साइंस का आपको पता चल गया, दिस इज अ हिडन गोल्ड माइन, यू कैन नॉट नेग्लेक्ट इट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन साइंस बहुत ज्यादा है। सोर्सेज मैं आपको बता देता हूं, सोर्सेज क्लास 6 से क्लास 10th की एनसीईआरटीज आर मस्ट। 11th एंड 12th के देर आर स्पेसिफिक टॉपिक्स जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, व्हाट आर दोस टॉपिक व्हिच यू नीड टू प्रिपेयर, राइट। अनदर बुक व्हिच यू वांट टू फॉलो इज लुसेंट जनरल साइंस, वो बुक आप फॉलो कर सकते हो, इट्स अ वेरी गुड बुक। आपको एकदम से जो है आपको क्लैरिटी आएगी, जो टॉपिक मिस्ड है एनसीईआरटी के अंदर उसके अंदर कवर है, राइट। तो दैट इज देयर। नाउ देखिए, इसके अंदर एक चीज जो मैं आपको बताना भूल गया वो ये है कि व्हाई दिस सब्जेक्ट गिव्स यू अ एज। एक एज कैसे देता है? एज इस हिसाब से देता है कि सपोज 30 क्वेश्चन आपके यहाँ पे आते हैं और 85% की आपकी एक्यूरेसी है, सपोज साइंस सब्जेक्ट के अंदर, ओवरऑल नहीं, साइंस सब्जेक्ट के अंदर अगर ढंग से प्रिपेयर की है साइंस, तो 85% तक की एक्यूरेसी आपकी आ सकती है। तो 85% की एक्यूरेसी का मतलब है 30 में से 25 करेक्ट। 25 को 2 से गुना करोगे तो 50 मार्क्स आपके यहाँ होंगे, 50 मार्क्स आपके यहाँ हो गए तो 40% कट ऑफ खत्म। 50% मार्क्स आ गए, 50 मार्क्स आपके आ गए, तो यू हैव रीच टू द 40% ऑफ द कट ऑफ। कट ऑफ के 40% मार्क्स सिर्फ यहीं से आ रहे हैं आपके साइंस से। तो साइंस का ये वेटेज है, साइंस की ये इंपॉर्टेंस है, यू कैन नॉट नेग्लेक्ट इट। नेक्स्ट देखते हैं इकोनॉमी की स्ट्रेटेजी। इकोनॉमी भाई राइज हो रहा है ट्रेंड 2010 से 25। देखिए 2010 के अंदर जहां पे सिर्फ 3 क्वेश्चन आए, 2016 के अंदर 5, 2018 के अंदर 8, 2020 के अंदर 12, 2022 के अंदर 15 और 2024 के अंदर 22 और 2025 के अंदर 25 क्वेश्चन। लगभग इस 25 क्वेश्चन में आपको स्कीम्स भी मिलेंगी, इस 25 क्वेश्चन के अंदर आपको बजट के क्वेश्चन भी मिलेंगे, इकोनॉमिक्स भी मिलेंगे, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट भी आपको यहां पे मिलेंगे। नाउ सी हाई यील्ड एरियाज कौन कौन से हैं फ्रॉम द इकोनॉमी सब्जेक्ट? सबसे पहले फिस्कल पॉलिसी, राइट। दूसरा नेशनल इनकम एंड ग्रोथ, तीसरा है बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी, और एक और है इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर फिस्कल पॉलिसी से, फिर नेशनल इनकम से, फिर आपकी बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी से। अब रिसोर्स की बात कर लेते हैं। रिसोर्स आपका जो मन करे वो फॉलो कर सकते हो, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। एक छोटी बुक फॉलो करनी है तो शंकर गणेश कर लो। एनसीईआरटी में जो कॉन्सेप्ट है थोड़े से मुझे लगता है अस्टी है, डिफिकल्ट है, लैंग्वेज इज डिफिकल्ट। अगर किसी ने कर लिया तो अच्छी बात है, आप लोग सही डायरेक्शन में हो। एनसीईआरटी भी है गुड सोर्स, बट आई पर्सनली फील दिस बुक शंकर गणेश बहुत पतली बुक है, कॉन्सेप्ट डायरेक्टली इंट्रोड्यूस्ड है। उसके बाद रमेश सिंह जो है, रमेश सिंह इज अ बल्की बुक, बहुत बड़ी थ्योरीज है इसके अंदर, सीपीएफ के लिए रिलेवेंट नहीं है, लेकिन कोई सिविल सर्विस का एस्पिरेंट है जिसने ये पढ़ ली है तो अब सोर्स चेंज मत कीजिएगा। रमेश सिंह के अंदर वो सारी चीजें हैं जो शंकर गणेश या किसी और बुक के अंदर है, ठीक है। बस आपको जो मेंस पर्सपेक्टिव से जो चीजें हैं रमेश सिंह के अंदर वो छोड़ देनी है। आगे है बजट 2026 को नहीं छोड़ सकते, इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 को नहीं छोड़ सकते, करंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज को नहीं छोड़ सकते। यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, दैट इज देयर। तो इकोनॉमी जो है उसका ट्रेंड राइज हो रहा है, देखिए कितना एक्सपोनेंशियल राइज हुआ है। यू कैन नॉट नेग्लेक्ट द इकोनॉमी। नाउ सी नेक्स्ट 5 महीने का प्लानर क्या है? एग्जैक्टली 5 मंथ है आपके पास, आज से पेपर तक 19 जुलाई तक आपके पास 5 महीने है। 5 महीने को कैसे यूटिलाइज करना है मैं आपको जरूर बताऊंगा। सबसे पहले आपको अपनी फाउंडेशन बनानी है, अभी भी कुछ समय है फरवरी के अंदर, तो फरवरी और मार्च लगभग 1.5 महीना है, तो 6 से 7 घंटे आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं अगर आप फर्स्ट टाइमर है तो। अगर आपको पढ़ने की आदत नहीं है तो एकदम से 10-12 घंटे अगर आप पढ़ोगे नहीं हो सकता। बाद में जब एग्जाम नजदीक आता है तो आपकी जो ड्यूरेशन है पढ़ने की वो ज्यादा चली जाती है, 12 से 14 घंटे आप पढ़ना शुरू कर देते हो। तो अभी तो 6 से 7 घंटे में आप अपने आप को यूज टू कर सकते हैं, प्रोसेस में आ सकते हैं पढ़ने की। तो आप 1.5 महीने में आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, फाउंडेशन बना सकते हैं, एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं 6ठी से 12वीं की, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, साइंस की और पॉलिटिक्स की। उसके बाद लक्ष्मीकांत पढ़िए, जीसी लियोंग पढ़िए, न्यूज़पेपर और कोई शॉर्ट नोट बनाना चाहे तो बना सकते हो। उसके बाद फाउंडेशन बनने के बाद आप डेप्थ लेके आ सकते हो, राइट। अपनी वहां पे उसके बाद स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हो। जैसे 2 महीने अगले क्या करोगे, 7-8 घंटा पढ़ना शुरू करोगे, कुछ स्टैंडर्ड बुक फॉलो करोगे, स्पेक्ट्रम, पीवाईक्यू 10 साल के पढ़ने हैं, मंथली करंट अफेयर्स आप पढ़ना शुरू कर दोगे अगले 2 महीने में।
फर्स्ट सेट ऑफ मॉक्स आप यहां पे लगाना शुरू कर दोगे। तो मॉक्स आप अगर फर्स्ट टाइमर है अभी मत लगाइए, अगर आप रिपीटर हैं तो स्टार्ट राइटिंग मॉक्स एवरी वीक। अगर रिपीटर है तो हर हफ्ते 2 या 3 मिनिमम मॉक्स आपको देने हैं, रिपीटर है तो देने हैं शुरुआत से, वो भी फुल लेंथ। ये सेक्शनल जितने भी एग्जाम होते हैं कोई फायदा नहीं है इनका, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। सेक्शनल एग्जाम का कोई ज्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको 125 क्वेश्चन आप एक ही बारी में 3 घंटे के अंदर खत्म करने हैं, ठीक है, 2 घंटे के अंदर खत्म करने हैं। 120 मिनट आपको मिलती है, 125 क्वेश्चन है, तो इफेक्टिवली आपके पास कितना टाइम है, बहुत कॉमन टाइम है, 58 सेकंड पर क्वेश्चन आपको मिलता है, दैट इज देयर। नाउ सी, उसके बाद आपको रिवीजन एंड मॉक्स देना है। 1 जून से आप स्टार्ट कर दीजिएगा और आपका जो स्टडी टाइम है वो भी बढ़ जाएगा। आप एग्जाम सिमुलेशन प्लस फाइनल पॉलिशिंग अपने प्रिपरेशन को दे रहे होगे। यहाँ पे 25 से 30 आप मॉक जरूर दीजिएगा। रैपिड रिवीजन करनी है, पूरे 12 महीने का करंट अफेयर आपको पढ़ना है और फॉर्मूला फैक्ट शीट आपको तैयार करनी है पेपर 2 की, राइट, दैट इज देयर। तो ये था आपके सामने कुछ चीजें। अब हम चलते हैं डेली रूटीन क्या होगा आपका। ये देखो, डेली रूटीन में जनरली मैं प्रेफर नहीं करता हूं, सबका रूटीन अलग अलग होता है। कोई रात को पढ़ना पसंद करता है, कोई सुबह पढ़ना पसंद करता है, लेकिन एग्जाम से पहले आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए। जब आप एग्जाम में स्विच करोगे, एग्जाम के आसपास आप क्या आओगे, 15 से 20 मिनट पहले आपको अपनी बायोलॉजिकल साइकिल जो है चेंज करनी पड़ेगी, स्लीप साइकिल को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम दिन में हो रहा है, रात में नहीं हो रहा है। तो आप शुरू से ही ऐसा क्यों नहीं बन जाते, आप मॉर्निंग पर्सन क्यों नहीं बनना चाहते, क्योंकि कई बार लोगों को कई बार काम होता है दिन में, कोई वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं वो रात को टाइम निकाल के पढ़ते हैं, लेकिन वर्किंग प्रोफेशनल्स को भी लास्ट में 1 महीना छुट्टी लेनी जरूरी है। तो आपको इस हिसाब से अपना टाइम सेट करना है। कुछ क्रिटिकल सब्जेक्ट, सबसे पहले चीज है द फर्स्ट लाइट इन द मॉर्निंग, आपको क्या करना है, आपको उन्हीं सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है जो कि हाई एक्सट्रीमली प्रायोरिटी के अंदर आते हैं। कौन से? ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी। इन सब्जेक्ट्स को सबसे पहले मोबाइल टच करने से पहले आपके कमरे में जहां पर भी आप सोते हैं आपका एक डिजिटल वॉच होनी चाहिए, फिर कोई सिंपल वॉच होनी चाहिए जिसमें आपको टाइम दिख जाए। जैसे ही आपको टाइम या फिर अलार्म बजा आपका, आपको कुछ चेक नहीं करना है, नो सोशल नेटवर्किंग साइट्स, कुछ नहीं, आपको कोई एप्लीकेशन किसका मैसेज आया नहीं। द फर्स्ट थिंग विच शुड बी गोइंग इन योर माइंड इज दोस सब्जेक्ट्स। उनकी नॉलेज आपके दिमाग में रहनी चाहिए, क्योंकि आपका ब्रेन उस तरह से वायर्ड हो जाएगा। आपको पहली चीज सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी की जानी चाहिए दिमाग में, तो ज्योग्राफी, पॉलिटी या फिर साइंस के सब्जेक्ट को फोकस कीजिए। उसके बाद 10 से 12:30 बजे आप क्या कर सकते हैं, मीडियम और हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स को जा सकते हो, फिर स्टैंडर्ड करंट अफेयर्स कर सकते हो 2 से 4 के बीच में, और रात को 8 से 8:30 आप क्विक रिवीजन कर सकते हो, वट एवर डन इन द होल डे। उसके बाद फेज 2 में व्हाट यू कैन डू इज आफ्टर 1 और 2 मंथ आपकी ये जो स्ट्रेटजी चेंज हो सकती है। फिर आप डायरेक्टली जो है शुरुआत के अंदर ही फुल लेंथ टेस्ट लगाना शुरू कर दोगे। दिस इज बिफोर 1 and 1.5 मंथ्स बिफोर द एग्जाम। उसके बाद फिर आप डीप एनालिसिस करोगे, वट एवर यू हैव डन इन द मॉक्स 9 से 11 के बीच में। फिर रैपिड रिवीजन करोगे 12 से 4 के बीच में। एक स्लॉट आप जरूर रखिएगा 2.5 घंटे का, 4 घंटे का, जिसमें नॉन स्टॉप यू आर वर्किंग टायरलेसली फॉर वन पर्टिकुलर टास्क, राइट। 5 से 8 के बीच में यू विल डू द पीवाईक्यूज एंड द करंट अफेयर्स। पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू यू कैन नॉट नेग्लेक्ट। पीवाईक्यू से आपका भला होगा, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं। तो रिवीजन इज नॉन नेगोशिएबल, राइट। नाउ स्मार्ट अटेम्प्ट स्ट्रेटजी एक और इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको अटेम्प्ट करना नहीं आता पेपर, इररिस्पेक्टिव आपने कितना टाइम डिवोट किया है लर्निंग में, पढ़ने में, कुछ भी आपने किया, अगर आपको अटेम्प्ट करना नहीं आया तो कोई फायदा नहीं है। टॉपर्स समटाइम्स टॉपर्स बोल देते हैं कि मैंने 125 के 25 जो है अटेम्प्ट किए थे। कई बार बोल देते हैं कि मैं सिर्फ 70 अटेम्प्ट करके आया। बिल्कुल फेयर एनफ, नो प्रॉब्लम इन इट। तो वो उस टॉपर की स्ट्रेंथ होगी किसी हिसाब से, राइट। उस टॉपर को लगता होगा 125 करने से मेरा स्कोर इतना जा रहा है तो वो कर सकता है, लेकिन उसने उसको ट्रायल एंड टेस्टेड किया है इन द मॉक्स, आपने नहीं किया। तो आप भी ट्रायल एंड टेस्टेड कीजिए। यू राइट मॉक्स एंड यू फाइंड आउट व्हाट इज योर स्ट्रेंथ। इज योर स्ट्रेंथ इज एक्यूरेसी, इज योर स्ट्रेंथ इज अटेम्प्टिंग मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यू गो विद दैट स्ट्रेटजी। नाउ सी, बैड स्ट्रेटजी क्या है, 125 अटेम्प्ट करें, 60% की एक्यूरेसी है, 116 नंबर पे अटक जाओगे। गुड स्ट्रेटजी क्या है, बैलेंस रेस में 100 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, 75 की एक्यूरेसी है, 133 फिर भी आगे, सेफर स्कोर है। बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है, आप अगर 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, 85% 80% की एक्यूरेसी से 140 नंबर फिर भी आपके रहते हैं, ये सेफेस्ट है, ठीक है। ऑल्दो आई हैव सीन पीपल हु कुड नॉट क्वालिफाई दिस सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस एग्जाम विद 185 मार्क्स। 184 नंबर पेपर उनमें थे जब भी क्वालिफाई नहीं कर पाया, क्योंकि पेपर 2 के अंदर 59 मार्क्स थे, ठीक है, इतना बड़ा गैप था। तो जब भी लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो दैट इज देयर। उसके बाद अटेम्प्ट का ऑर्डर क्या होना चाहिए फाइनल एग्जाम में, तो इसके लिए मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा बाद में, लेकिन फिर भी जो लॉजिक डिमांड करते हैं, हाई रीजनिंग एबिलिटी चाहिए उसके अंदर, साइंस,
उसके बाद जनरल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन जो हैं वो आपको करने चाहिए, मैथ्स और रीजनिंग के। फिर आप ज्योग्राफी पॉलिटी कर सकते हैं, फिर हिस्ट्री कर सकते हैं, फिर रिव्यू कर सकते हो अपनी ओएमआर शीट बचे हुए टाइम में। आगे आते हैं कि मॉक टेस्ट प्रोटोकॉल क्या होनी चाहिए। जब आप मॉक्स लिखते हैं तो आपको काम करना कैसे है। सबसे पहले आपको, जब आप फाउंडेशन बना रहे होंगे, जब आप एनसीईआरटीज पढ़ रहे होंगे, तो एक या दो मॉक आप लिख सकते हो। इसमें कोई प्रेशर नहीं लेना आपको, जस्ट आपको हैबिचुअल होना मॉक्स लिखने के। उसके बाद जब आपकी सेकंड स्टेज आती है प्रिपरेशन की, जब आप यू हैव डन विद द एनसीईआरटीज, नाउ यू आर इनटू मोर एडवांस स्टेज। अब आप स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हो अपना प्रिपरेशन का, तो आप यहाँ पे हर चौथे दिन एक क्या है मॉक लिखना है। उसके बाद थर्ड स्टेज जब आती है रिवीजन की, तो आप एग्रेसिवली मॉक्स लिखते हो फुल लेंथ, और हर हफ्ते आपको 3 से 4 मॉक्स लिखने हैं एग्जाम लाइक सिचुएशन में। तो एग्जाम सिमुलेशन वेरी इंपॉर्टेंट। आप डेडिकेटेडली लाइब्रेरी में जाइए, वहां पे मॉक्स लिखिए, बेडरूम में मत लिखिएगा, कोई फायदा नहीं होने वाला। उसके बाद देखिए, मॉक्स लिखने के बाद ये एनालिसिस करना भी जरूरी है, कैलकुलेट करने कितने मार्क्स आए, कहाँ मिस्टेक की है और कौन सी कैटेगरी की थी, सिली थी, कॉन्सेप्ट इशू था या फिर गेस वर्क में इशू आया, टॉपिक कौन सा वीक था, एक्शन प्लान क्या होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। रिवीजन ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट इज देयर। ठीक है, तो मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करने हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। अब रिसोर्स बाइबल समझ लीजिए, जो मैं रिसोर्स अभी तक बता के आया हूं हर एक सब्जेक्ट का, तो मैं उसकी एक बार समरी आपको बता देता हूं। सबसे पहले देखिए, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी पढ़नी है, जीसी लॉन्ग पढ़नी है। शंकर आईएएस एनवायरमेंट के लिए, यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे सिविल सर्विस के लिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कोचिंग नोट्स की कोई जरूरत नहीं है। जितनी भी ये बुक्स आ रही हैं दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। फंडामेंटली मैं आपको बता दूं, वट एवर बुक्स दैट आर कमिंग इन द मार्केट, जो आपको समरी दी जाती है, ऑल आर फ्रॉम एनसीईआरटी बेस्ड। जब तक आप एनसीईआरटी में अपने आप फाइंड आउट नहीं कर रहे हो कि सर ये इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है, क्वेश्चन हो सकता है, पीवाईक्यू में आया था, एंड दैट कुड बी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट कुड बी द नेक्स्ट पॉसिबल क्वेश्चन फ्रॉम दिस एनसीईआरटी, जब तक ये प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हो तो मुझे लगता है कि आप फायदा नहीं कर पाओगे खुद का। तो जब तक आपका दिमाग नहीं चलेगा, ब्रह्मा भी आपको नहीं बचा सकते। वट एवर सोर्स आई हैव सीन पीपल, दे आर अ पार्ट ऑफ 1000+ members, 1500+ members group I have seen, not a single person have qualified। अगर उसमें से 1% का भी सक्सेस रेट होना, 1% का, 1500 का ग्रुप है, 1% का, तो 15 बच्चे वहां से निकल सकते हैं, नहीं है। इफ एवरीबडी इज डूइंग द सेम वर्क, इफ एवरीबडी इज फॉलोइंग द सेम स्ट्रेटजी, दे आर बाउंड टू फेल। समझ गए? आपको कुछ थोड़ा डिफरेंट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सेम स्ट्रेटजी से आप क्या कर सकते हो, आप एक गधे तो बन सकते हो सेम स्ट्रेटजी से, क्योंकि अल्टीमेटली फास्ट वही जाएगा जो ज्यादा बेटर एफर्ट्स पुट करेगा या फिर एक सही तरीके से प्रिपरेशन करेगा आफ्टर एनालाइजिंग द पीवाईक्यू। लेकिन बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि एक स्ट्रेटजी बनानी, सबके लिए बनानी है, वन साइज फिट ऑल बनानी है, तो क्यों ना इस तरह से बना दे ताकि सब उसमें खुश हो जाए। उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। आपके चैलेंजेस अलग है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड अलग है, आपकी डेस्पिरेशन अलग है विद रिस्पेक्ट टू द एग्जाम क्वालिफिकेशन, आपके कुछ और चैलेंजेस हैं, तो सबकी स्ट्रेटजी वुड बी डिफरेंट। वेदर यू आर वर्किंग और नॉट, यू हैव एन बैकग्राउंड, you are from Hindi medium background, English medium background, you have no history of working, and you have history of not qualifying, no exam till now, तो आपके लिए एफर्ट्स ज्यादा होंगे। यू कैन नॉट रिलाई ऑन दैट स्ट्रेटजी, मेक योर ओन स्ट्रेटजी। तो मैं रिसोर्सेज बता देता हूँ। पॉलिटी के अंदर क्या होगा, लक्ष्मीकांत। और साइंस के लिए यू कैन फॉलो क्लास 6 to 10 एनसीईआरटी एंड क्लास 11 and 12 सम सेलेक्टेड चैप्टर्स। उसके बाद हिस्ट्री के लिए फॉर मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम एंड फॉर एंशिएंट एंड मेडाइवल फॉलो द एनसीईआरटीज। whoever have invested time in reading old NCERT, stick to that। और कोई नई एनसीईआरटीज पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है, फ्रेशर। डू नॉट चेंज द सोर्स। इकोनॉमी के लिए आए तो इधर यू कैन फॉलो शंकर गणेश और रमेश सिंह। और करंट अफेयर्स के लिए इधर यू कैन गो फॉर एनी स्टैंडर्ड करंट अफेयर सोर्स, अ न्यूज़पेपर प्लस अ मंथली मैगजीन। मैथ्स के लिए आर एस अग्रवाल, प्रीवियस क्वेश्चंस एंड सी सेट के क्वेश्चंस आपको जरूर करने हैं। कैट लेवल तो छोड़ दो, सी सेट कर लो, सी सेट इज इंपॉर्टेंट। सिविल सर्विस में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसका जो पेपर 2 होता है वो आप कर सकते हो, दैट इज देयर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, 7 डेडली मिस्टेक जो लोग स्टूडेंट करते हैं। 7 ऐसी मिस्टेक जो सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम जो है, अगर आपको क्वालिफाई करना है तो ये मिस्टेक आप नहीं कर सकते। व्हाट आर दोज मिस्टेक? फर्स्ट मिस्टेक इज इक्वल टाइम ट्रैप। यू थिंक कि मैं हर एक सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दूंगा तो आई विल गेट मोर मार्क्स। नहीं, ये नहीं कर सकते। दैट इज नॉट इवन रिक्वायर्ड फ्रॉम अ स्टूडेंट। आपको करना क्या है, आपको फिक्स करनी है प्रायोरिटी। जो मैंने आपको प्रायोरिटी मैट्रिक्स समझाई थी कि कौन सा सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से आपको प्रायोरिटी सेट करनी है। प्रायोरिटी सेट नहीं कर पाए, 15 से 20 मार्क्स आप लॉस में जाओगे। दूसरा, स्किपिंग पीवाईक्यूज। आपको लगता है क्वेश्चन पुराने हैं, क्यों करें,
क्या फायदा है? नए क्वेश्चन चाहिए, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन चाहिए, उस वाली कोचिंग के क्वेश्चन चाहिए, उस वाली कोचिंग के क्वेश्चन चाहिए। दैट इज नॉट इवन रिक्वायर्ड। ओके, पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं करोगे तो 20 नंबर का घाटा यहां से खाओगे। तो पीवाईक्यू फर्स्ट से रिलेटेड मैं बता देता हूं, एक पीवाईक्यू जीनियस बैच वी आर रनिंग, जिसमें पिछले 25 सालों के जो क्वेश्चन है, मोर देन 25 ईयर्स आल्सो, हमने पीवाईक्यू को कंपाइल किया है, ईयर वाइज कंपाइल किया है, प्लस सब्जेक्ट वाइज कंपाइल किया है। यू विल फाइंड द लिंक ऑफ दैट पर्टिकुलर पीवाईक्यू जीनियस बैच इन द डिस्क्रिप्शन। बहुत ही एफिशिएंट है तरीके से, बहुत ही एक्सप्लेन्ड तरीके से, और बहुत ही एररलेस जो है क्वेश्चन उसके अंदर है, और बहुत सारे लोगों ने बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स उसमें दिया। यू कैन चेक दैट। तो पीवाईक्यू के लिए उससे बेटर सोर्स नहीं है। दूसरी चीज, द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर कोर्स इज मिनिमल कंपेरेटिवली टू अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट विच आर प्रोवाइडिंग। उसके बाद क्या करना है, 125 अटेम्प्ट करने हैं। ये ईगो भी लोगों में आ जाती है, दैट शुड नॉट बी द केस। 125 अटेम्प्ट नहीं कर सकते आप क्वेश्चन, और करने भी नहीं चाहिए अनलेस अंटिल यू आर वेरी कॉन्फिडेंट इन द मॉक्स कि 125 अटेम्प्ट करने से ही मेरा भला होता है। ठीक है, आपको करना क्या चाहिए, इंक्रीज योर एक्यूरेसी विद 90 to 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट्स। उसके बाद साइंस को इग्नोर करोगे तो अगेन 50 से 60 नंबर को आप लूज करोगे। तो फोकस ऑन एनसीईआरटी। लास्ट वीक करंट अफेयर रिवाइज करने से कोई फायदा नहीं होगा। यू विल लूज अराउंड 10 to 15 मार्क्स। आपको डेली 30 मिनट्स देने हैं। फियर ऑफ मॉक्स है कि मॉक्स नहीं दूंगा यार, मेरा मोरल डाउन होता है, मार्क्स कम आते हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। आपकी रिवीजन होती है। मॉक्स का पर्पस क्या था, रिवीजन एंड फाइंड आउट योर मिस्टेक्स। नहीं करोगे तो आपकी टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ाएगी। उसके साथ रोट लर्निंग नहीं करनी है, रट्टा नहीं मारना है, कॉन्सेप्ट लगाने हैं। आपको सोचना है कि क्वेश्चन हिसाब से डिजाइन हुआ तो क्यों हुआ है, तो दैट इज ऑल्सो देयर। तो पीवाईक्यू को आपको ढंग से एनालाइज करना है, तो मेमोराइजेशन नहीं करनी है। यू हैव टू अटेम्प्ट दोस क्वेश्चन विद लॉजिक्स। ओके, नेक्स्ट इज करंट अफेयर इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हो। करंट अफेयर के लिए आपको देखना है, देखो डेली रूटीन आपका कुछ हो कि 30 मिनट आपने कुछ पढ़ लिया। वीकली कुछ कर सकते हो कि वीकली कंपाइलेशन आता है। फिर आप टॉप प्रायोरिटी पे रख सकते हो, जैसे सबसे पहले आपको स्कीम्स, बजट, अमेंडमेंट और जजमेंट, एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक्स से क्वेश्चन आते हैं, हाई प्रायोरिटी पे रखो। दूसरा इंटरनेशनल रिलेशन, डिफेंस और सिक्योरिटी एंड सोशल इश्यूज से, दैट इज द मीडियम कैटेगरी प्रायोरिटी के अंदर। लो कैटेगरी के अंदर यू कैन राइट अवार्ड, बुक, ऑथर्स, डेज एंड अपॉइंटमेंट। क्यों? क्योंकि ये लास्ट टाइम की चीजें हैं। अवार्ड, बुक्स, ऑथर, डेज एंड अपॉइंटमेंट लास्ट टाइम पे ज्यादा अगर रिवाइज करोगे तो इट स्टेज इन योर माइंड। इनको आप कॉन्टिन्यूस जो है रिवाइज कर सकते हो, राइट। तो मंथली डाइजेस्ट यू कैन फॉलो एनी मंथली बुक, कोई भी आप फॉलो कर सकते हो। और लास्ट 15 डेज में आपको सारा कंपाइलेशन जो है इन्हीं बुक्स को, मंथली डाइजेस्ट को बार बार जो है आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। इन द लास्ट 15 डेज करंट अफेयर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नाउ सो मोटिवेशन, आई डू नॉट सेल द मोटिवेशन, तो इसको मैं स्किप करूंगा। नाउ व्हाट इज डन, व्हाट नीड्स टू बी डन द नेक्स्ट 24 आवर्स। अगले 24 घंटे में आपको क्या करना है, पहला डायग्नोस्टिक टेस्ट लेना है। यू नीड टू डू व्हाट, अटेम्प्ट एनी पेपर ऑफ 2022 टू 2024 इन पिछले 4 से 5 सालों के अंदर। मैं कहूंगा जिसकी की आ चुकी है वो अटेम्प्ट कर लो। पिछले 5 सालों के अंदर जो क्वेश्चन जो पेपर हुए हैं उनको आप अटेम्प्ट कर लीजिए। यू विल फाइंड आउट योर स्कोर। आपको अपनी बेसलाइन पता चल जाएगी कि मेरे तो 60 ही नंबर आ रहे हैं, उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगले 24 घंटे में करना ही करना, आपको डाउनलोड करना है पीवाईक्यू एनालिसिस वट एवर आई हैव गिवन यू, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उससे समझ जाओगे। उसके साथ क्या करना है, आपको स्टडी प्लान आपका बना लेना है अगले 24 घंटे में। भाई इस हिसाब से मैं इस स्टेज पे हूँ, मेरी बेसलाइन सेट हो गई है, मेरे 60 नंबर आए हैं, मेरे 70 नंबर आए हैं, मेरे 80 नंबर आए हैं, आई एम रिपीटर, आई एम फ्रेशर, आई एम दैट। तो उस हिसाब से आपको अपना स्टडी प्लान बनाना है। इस सब्जेक्ट में कम नंबर आ रहे हैं, इसमें ये आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं, उस हिसाब से आपको टाइम डिवोट करना है। और कुछ भी नहीं सोचना, तो वट एवर स्ट्रेटजी आई एम गिवन यू उसको फॉलो कर लो ब्लाइंडली, यू विल सेल थ्रू। उसके बाद सोर्सेज अरेंज कर लीजिए। टैग सीएपीएफ का इकोसिस्टम में आ जाइए, कनेक्ट विद मी, आस्क योर डाउट, बी अ पार्ट ऑफ एनी बैच। उसके बाद देखिए सेल्फ स्टडी स्पेस अपना क्लीन कीजिए, क्लीन योर डेस्क, रिमूव नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम द रूम, आइसोलेट योर सेल्फ टू सम एक्सटेंट फ्रॉम सोशल मीडिया, फ्रॉम दोस सर्कल जहां पे आपका ज्यादा टाइम इन्वेस्ट होता है, कोई फायदा नहीं है। एंड कमिट टू द जर्नी से कमिटमेंट आप रखिए। गेट इनटू द डिसिप्लिन, फोकस ऑन योर सेल्फ, डू मेडिटेशन, गो इनटू द ग्राउंड और वर्क लाइक अ वार हॉर्स इन द नेक्स्ट 5 मंथ। तभी आपका कुछ भला हो सकता है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। तो मोमेंटम बनाना पड़ेगा अल्टीमेटली। नाउ द लास्ट थिंग इज द की टेक अवेज फॉर सीएपीएफ 2026 के लिए जो कैंडिडेट अपीयर हो रहे हैं, ये बातों का ध्यान आपको जरूर रखना है। पहली चीज, 4 सब्जेक्ट्स को नहीं भूल सकते। कौन कौन से 4 सब्जेक्ट्स है? ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस एंड हिस्ट्री। मेजोरिटी ऑफ द सिलेबस कमिंग और द क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम दीज 4
सब्जेक्ट्स। उसके बाद प्रायोरिटी मैट्रिक्स सेट करनी है, किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना है, या फिर उस सब्जेक्ट्स में से कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं वो सेट करना है। प्रायोरिटी मैट्रिक्स को यू कैन नॉट नेग्लेक्ट। एक्यूरेसी वर्सेज अटेम्प्ट्स, नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट्स, ये भी आपको फाइंड आउट करना, व्हाट इज योर एक्यूरेसी, हाउ मच यू वांट टू अटेम्प्ट, ये भी। उसके बाद साइंस इज अ सीक्रेट वेपन, साइंस को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। पीवाईक्यू का रेलेवेंस इज मोर देन बुक्स। उसके बाद 5 मंथ रोड मैप यू नीड टू डिजाइन फॉर योर प्रिपरेशन। उसका 20+ मॉक टेस्ट यू नीड टू डू बिफोर द फाइनल एग्जाम। 22 बेस लाइन है, इट कैन गो अप टू 70 to 80 तक फुल लेंथ टेस्ट आपको करने चाहिए। उसके बाद अवॉइड दिस 7 मिस्टेक, राइट, कौन कौन सी, जो मैंने आपको 7 मिस्टेक बताई थी जो आपको नहीं करनी है बिफोर दिस स्लाइड। उसका डेली करंट अफेयर्स ट्राई टू डू एटलीस्ट 30 मिनट्स। उसके बाद कंसिस्टेंसी इज मच मोर इंपॉर्टेंट। एक दिन 20 घंटे पढ़ लिए, सोए नहीं, अगले दिन बीमार हो गए, उससे कोई फायदा नहीं होना है। कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट। 8 से 10 घंटा काम करोगे तो इट इज मोर देन एनफ कंसिस्टेंसी, क्योंकि मोमेंटम बनेगा ना साहब, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ईयर वाइज ट्रेंड एनालिसिस एक बार 3 सब्जेक्ट्स का और दिखा देता हूं। सबसे पहले इकोनॉमी का दिखाता हूं। सी, इकोनॉमी इज ऑन राइज। अगर आप इकोनॉमी देखोगे इट इज ऑन राइज एवरी ईयर। तो आपको ये भी पता होना चाहिए क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं। दूसरा, ज्योग्राफी देखो। सी, ज्योग्राफी मोर और लेस यू विल फाइंड स्टेगनेंट, सेम तरीके से लीनियर है, थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता है। तो ज्योग्राफी में 25 से 30 क्वेश्चन के बीच में ही ये शिफ्ट हो रहा है। उसके बाद सी द मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री का ट्रेंड जो है, ऑल्दो इट वाज डिक्लाइनिंग बट इज राइजिंग इन द करंट टाइम्स। ओके, तो राइजिंग स्टार कौन कौन से है साहब, इकोनॉमी। स्टेबल जाइंट कौन से है, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी विच यू कैन नॉट नेग्लेक्ट। डिक्लाइनिंग क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री का रेलेवेंस, प्लस टू सम एक्सटेंट पॉलिटी भी इज ऑन डिक्लाइन। तो सबसे पहले अब आपको क्या देखना है, ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट यू कैन नॉट नेग्लेक्ट। साइंस अगेन यू कैन नॉट नेग्लेक्ट। आई एम समराइजिंग व्हाटएवर वी हैव डिस्कस इन द वीडियो। इकोनॉमी यू कैन नॉट नेग्लेक्ट। मॉडरेट केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी, यहां से कम क्वेश्चन आ रहे हैं। एंशिएंट एंड मिडाइवल से यहां से क्वेश्चन कम आ रहे हैं। तो ये चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। नेक्स्ट इज एग्जाम डे प्लेबुक, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड टुडे। उसके बाद अब आ जाते हैं सर जनरल मेंटल एबिलिटी पे। रीजनिंग प्लस क्वांट के क्वेश्चन जो आते हैं कहां से आते हैं, किन क्वेश्चंस, किन टॉपिक्स पे फोकस करना है। रीजनिंग में देखें तो नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, सिलोजिज्म, एनालॉजीज, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वांट पे परसेंटेज के, रेशियो के, एसआई के, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस से क्वेश्चन आ रहे हैं। ये कैन नॉट आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अब आपको करना क्या साहब, 1 घंटा तो इन्वेस्ट करना है जनरल मेंटल एबिलिटी पे। 20 मिनट आप एक डेडिकेटेड प्रैक्टिस स्लॉट दीजिए, क्योंकि एग्जाम में भी आपको 20 मिनट मिलेंगे ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। 15 से 20 क्वेश्चन जो आते हैं जनरल मेंटल एबिलिटी के, तो आप क्या कर सकते हो, सीसेट का कोई पेपर उठाया, उसमें से 20 क्वेश्चन आप कर लीजिए, वट एवर 20 क्वेश्चन वांट टू हिट। तो उसके बाद 20 क्वेश्चन अगर आप कर लिए, उसके बाद ट्रैक कीजिए कितने क्वेश्चन आपने ठीक किए, गलत किए, कौन सा टॉपिक में से एग्जाम में नहीं बन रहा है। रीड द थ्योरी ऑफ इट, उस पर थ्योरी कीजिए और बार बार उस पर प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद यही चीजें आपको करनी है। ओके, ऑप्शन एलिमिनेशन पे फोकस करना है, कुछ बेंचमार्क वैल्यूज आपको याद करनी है, कुछ टेबल आपको याद करनी है, कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट आपको याद करने हैं। दैट इज देयर। ये थी आपकी 5 महीने की जर्नी, 150 दिनों की जर्नी, एक प्लान पेपर 1 को क्वालिफाई करने का, सेफ स्कोर में आने का और बाकी गलत चीजों से बचने का। ये सही तरीका है, इसको आप अप्लाई कर लेने का। 150 दिन, 900 घंटे, 20 मॉक्स, 1 गोल, वर्दी। ठीक है, दैट इज देयर। और आपका आर्सेनल क्या है, आपका गोला बारूद क्या है आपके पास, 17 साल का पीवाईक्यू के डेटा, 5 महीने का आपके पास रोड मैप, उसके बाद सब्जेक्ट प्रायोरिटी मैट्रिक्स, स्मार्ट अटेम्प्ट स्ट्रेटजी, आपके रिसोर्सेज जो आपका बाइबल का काम करेंगे, मॉक टेस्ट एंड एक्सपर्ट मेंटरशिप। गेट इन टच विद समवन ओके विच यू ट्रस्ट। उसके बाद आपको क्या करना है, इन चीजों पे फोकस करना है, कंसिस्टेंट रहना, और कोई जरूरत नहीं है। एंड दैट इज द कॉन्टैक्ट नंबर विच यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू मी। ओके, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, यू कैन कॉल ऑन इट। तो मैं आपके साथ यहां से कनेक्ट कर सकता हूं। नाउ कुछ चीजें मैं आपको दिखाऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ फॉर सीएपीएफ 2026 प्रिपरेशन 2 कोर्सेज की आपको सिर्फ जरूरत है, मतलब गाइडलाइन बोल लीजिए जो आपको जरूरत है। पेपर 1 के लिए तो यू कैन गो फॉर पीवाईक्यू जीनियस, जिसके अंदर पिछले 15 सालों के पीवाईक्यूज जो है, मोर देन 25 ईयर्स पीवाईक्यूज आल्सो यू विल गेट। सीएपीएफ, सीडीएस, एनडीए, सिविल सर्विस, सीआईएसएफ एंड दिस जियो साइंटिस्ट, ये सारे के सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस जो हैं इसमें कवर है विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। नोबडी विल गिव विद दिस मच एक्सप्लेनेशन। और ईयर वाइज भी सेग्रीगेटेड है, प्लस अलोंग विद सब्जेक्ट वाइज भी सेग्रीगेटेड है। और दूसरी जो चीज आपको चाहिए वो है पेपर टू पीवाईक्यू। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन बैच, जिसमें रिपोर्ट राइटिंग, सारे क्वेश्चन सोल्व अलोंग विद द स्ट्रेटजी, आर्गुमेंट राइटिंग, ऑल क्वेश्चन सोल्व अलोंग विद द स्ट्रेटजी, और सारे क्वेश्चंस सोल्व ऑफ एसे अलोंग विद द थीम्स एंड ईयर वाइज अलोंग विद द स्ट्रेटजी।
300 वर्ड में कैसे लिखना है, उन पे क्या क्या चीजें प्रिपेयर करनी चाहिए, बहुत बड़े बड़े लेसन हैं उसके अंदर. यू कैन गो फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स. प्रेस एंड कॉम्प्रिहेंशन स्टिल नीड टू बी एड, बट दिस इज द ओनली कोर्स विच यू रिक्वायर्ड. ग्रामर के पूरे सोल्यूशन सेग्रीगेटेड along with the topics also. PYQ को सोल्व करके भी मैंने इसके अंदर डाले हैं ग्रामर के. तो दीज आर द 2 कोर्सेज 2026 के लिए जो कि इंपॉर्टेंट है. आपको इनको फॉलो करना है. कोई डाउट हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर दैट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. और इनके अलावा भी आप प्रिपेयर कर सकते हो. पीपल हैव डन इट. लोगों ने किया है, टॉपर्स ने किया है. जिनके पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं होते वो जाते हैं. लेकिन these two things will definitely save your time and give you direction. अगर आपको डायरेक्शन लेस हो, आपको कुछ नहीं पता है और आप अपनी प्रिपरेशन को एक लेवल तक लेके जाना चाहते हो, ये बेसिक कोर्सेज नहीं है. डू नॉट टेक देम एज अ बेसिक कोर्सेज, दिस आर एडवांस कोर्सेज. ये पीवाईक्यू को डिस्कशन करना ही एडवांस होता है. मैं अपने घर से कुछ टॉपिक लाके डिस्कस कर दूंगा, वो आसान होते हैं. पीवाईक्यू को सोल्व करना, एग्जामिनर की साइकोलॉजी बताना, उसमें एक ट्रेंड दिखाना, ये सारी चीजें दिखाना, इट्स अ एडवांस कोर्स. तो ये एडवांस कोर्स है, इसमें आप जाके इसका फायदा उठा सकते हो. मेरी थॉट प्रोसेस है, 5 सालों का रिसर्च है, वो सारा आपको इसके अंदर मिल जाएगा. दिस इज ऑल. थैंक यू.